स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। तो इस सेशन में ज्योग्राफी स्टूडेंट्स हम लोग आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो ताकि आपको ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस मिलते रहें। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में सर्विसेज के ऊपर आपको थोड़ा सा बता रखा है। आप चाहो तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इसे रीड कर सकते हो या फिर मेरे साथ साथ इसे रीड कर सकते हो। Services occur at many different levels. Some are geared to industry, some to people, some to both industry and people. Example, transport system. Services such as grocery shop, laundry are more common and widespread than high order services or more specialized one like those of accountants, consultant and physician. Services are provided to individual consumers who can afford to pay for them. For example, the gardener, the launderers and the barber do primarily physical labor. Teachers, lawyer, physician, musicians, other perform mental labor. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहे हैं। Many services have now been regulated. Making and maintaining highways, bridges, maintaining firefighting department and supplying or supervising education and customer care are among the important services most often supervised or performed by government or companies. State and union legislation have established cooperation to supervise and control marketing of such services as transport, telecommunication, energy and water supply. Professional services are primarily health center, healthcare, engineering, law and management. The location of recreational and entertainment services depend on the market. तो ये आप लोगों का सोर्स है, ये आपका पैराग्राफ है। अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंशन एनी वन एग्जांपल ऑफ कॉमन एंड वाइड स्प्रेड सर्विस। कोई भी एक ऐसा एग्जांपल बता दो सर्विस का जो कि बहुत कॉमन है, जो कि आसपास बहुत वाइड स्प्रेड है, आपको आसानी से मिल जाएगा। ग्रोसरी शॉपिंग या फिर लॉन्ड्री का सर्विस, ये सब बहुत कॉमन है, आसपास कहीं भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, कौन सुपरवाइज और कंट्रोल करता है इन सर्विसेज को? तो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट अक्सर कॉर्पोरेशंस एस्टैब्लिश करती हैं जो कि इन सर्विसेज को सुपरवाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। सर्विसेज अकर एट मेनी डिफरेंट लेवल, सपोर्ट द स्टेटमेंट। सर्विसेज अलग अलग लेवल में होते हैं, ये आपको समझाना है। तो आप बता सकते हो कि कुछ लो ऑर्डर सर्विसेज होते हैं, कुछ हाई ऑर्डर सर्विसेज होते हैं और सर्विसेज बहुत डाइवर्स होते हैं, जैसे टीचर्स, लॉयर, डॉक्टर्स, गार्डनर, बार्बर्स, अलग अलग टाइप के चीजें जो हैं ये सर्विस सेक्टर का ही पार्ट होते हैं। एक हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो गया है। अब हम नेक्स्ट सोर्स को देखते हैं, पर उससे पहले बच्चों, अगर आप करना चाहते हो अपने बोर्ड एग्जाम में टॉपर लेवल तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, तो आपको हमारा क्लास 12 ह्यूमैनिटीज का बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, जहां पर हम आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश की तैयारी कराएंगे। यहाँ पर लाइव क्लासेस कवर होंगी, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ होगा। बोर्ड एग्जाम से पहले पहले एकदम बढ़िया तैयारी आपकी करा दी जाएगी। तो बैच को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको हमारा बैच कितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए। वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा। रेफरल कोड में लिख दो अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है। जैसे ही तुम यहाँ अनुष्या लिखोगे तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ही है। आपको एक ग्राफ दे रखा है एंड आपको इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको वो बताना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है 2014 और 15 में Which category of land use has undergone highest net increase? ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला।
ऐसा कौन सा कैटेगरी है जो पहले कम था पर 2014 तक आते आते सबसे ज्यादा बढ़ गया? तो ये जो ब्लैक हिस्सा है ये 1950 का डेटा है और ये जो लाइन वाला हिस्सा है ये 2014 का डेटा है। तो कुछ कुछ है जिसमें इंक्रीज है, फॉरेस्ट है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज में इंक्रीज है, परमानेंट पास्चर में थोड़ा इंक्रीज है, करंट फैलो नेट एरिया सोन में थोड़ा इंक्रीज है। पर फॉरेस्ट वाला जो इंक्रीज है ना वो सबसे ज्यादा है। मतलब 2014 तक आते आते फॉरेस्ट का जो सेगमेंट है वो सबसे ज्यादा बढ़ा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे पूछा है कि वो कौन सा कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा कम हुआ है ना, जो सबसे ज्यादा कम हो गया है। तो अगर आप देखो काफी सारे सेगमेंट्स हैं जिनमें कम भी हुआ है, जैसे एरिया अंडर मिसलेनियस में पहले 6.9 था अब 1 हो गया, कल्चरेबल वेस्ट पहले 8 था अब 4 हो गया, फैलो जो था वो पहले 6 था अब 3.6 हो गया। पर सबसे ज्यादा कम क्या हुआ है बच्चों? अगर आप यहां पर आ जाओ बैरन एंड अनकल्चर्ड वेस्टलैंड में अगर आप आ जाओ तो इसमें डिक्रीज सबसे ज्यादा है। पहले 13.4 था अब 5.4 हो गया। तो इसका आंसर होगा बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। नेक्स्ट, कोई भी दो कारण बताओ जिसके वजह से लैंड अंडर कल्चरेबल वेस्टलैंड जो है वो कम होता जा रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है जिसके वजह से वो कल्चरेबल लैंड के ऊपर भी खेती करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक कारण है जिसके वजह से कल्चरेबल लैंड जो है वो कम हो रहा है। इसके अलावा खेती के अलावा नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी अक्सर स्टार्ट कर दी जाती हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड के ऊपर, इसीलिए भी कल्चरल वेस्टलैंड कम हो रहा है। डन, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां पर आपको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक पैराग्राफ दे रखा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आप चाहो तो यहां पर वीडियो को पॉज करके आराम से रीड कर सकते हो इस पैराग्राफ को, या फिर मेरे साथ साथ भी आप रीड कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग का लिटरल मतलब होता है हाथों से कुछ बनाना, पर आज के टाइम पर इसी डेफिनेशन में ये भी आ जाता है मशीन से कोई सामान बनाना। इट इज एसेंशियली अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल। इस प्रोसेस में रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है ना। और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसका जो वैल्यू होता है वो रॉ मटेरियल से ज्यादा होता है। An industry is a geographically located manufacturing unit maintaining books of account and record under a management system. As the term industry is comprehensive, it is used synonymous with manufacturing. When one uses terms like steel industry and chemical industry, one thinks of factory and processes, but there are many secondary activities which are not carried out in factories, such as what is now called entertainment industry and tourism industry. So for clarity, the longer expression manufacturing industry is used. मैन्युफैक्चरिंग के बारे में था ये पैराग्राफ, एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि मैन्युफैक्चरिंग टर्म का मतलब क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग टर्म का लिटरल मतलब होता है हाथों से कुछ बनाना। आज के टाइम पर मशीन को यूज करके जब हम कोई सामान बनाते हैं उसे भी मैन्युफैक्चरिंग में कंसिडर करा जाता है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर इन्वॉल्व्स वैल्यू एडिशन। एग्जाम्पल के साथ बताओ मैन्युफैक्चरिंग से वैल्यू एडिशन कैसे होता है। मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है, रॉ मटेरियल की वैल्यू बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉटन के कपड़े बना रहे हैं तो जो रॉ मटेरियल है कॉटन उसका उतना वैल्यू नहीं होगा, पर उस कॉटन से बनकर जो शर्ट निकलेगा उस शर्ट का वैल्यू कॉटन से ज्यादा होगा, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा होता है रॉ मटेरियल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, नेम टू इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड सर्विसेज रादर देन प्रोडक्शन। दो ऐसे इंडस्ट्रीज का नाम बताओ जहां पर क्या हो रहा है, कोई सामान नहीं बन रहा, कोई सर्विस दी जा रही है लोगों को। तो आपने सुना होगा ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या टूरिज्म इंडस्ट्री, इन्हें इंडस्ट्री तो कहा जाता है पर यहाँ पर कोई सामान नहीं बन रहा, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को। नेक्स्ट, ये पैसेज केयरफुली आपको रीड करना है और उसके बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर करने हैं। ठीक है, फिर से आप चाहो तो इसे पॉज कर सकते हो और आराम से रीड कर सकते हो या मेरे साथ साथ रीड कर लो। Settlements vary in size and type. They range from a hamlet to metropolitan city with size
The economic character and social structure of settlement changes, and so do its ecology and technology. Settlements could be small and sparsely spaced. They may also be large and closely spaced. The sparsely located small settlements are called villages, specializing in agriculture or primary activities. On the other hand, there are fewer but larger settlements which are termed as urban settlements, specializing in secondary and tertiary activities. The basic difference between rural and urban settlements are as follows. यहाँ पर आपको रूरल और अर्बन सेटलमेंट में फर्क बता रखा है. रूरल सेटलमेंट एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा निर्भर होता है ना. अर्बन एरियाज में आप देखोगे कि अर्बन एरियाज में सेकेंडरी एंड टर्शरी काम ज्यादा होता है, पर फिर भी अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज के बीच में एक कनेक्टिविटी रहता है. अक्सर शहर के लोग क्या करते हैं, रूरल एरिया से अपना रॉ मटेरियल मंगाते हैं. सोशल रिलेशनशिप में भी फर्क है. गांव में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, शहरों में अक्सर लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं. लाइफ बहुत फास्ट होता है. ठीक है, तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि रूरल सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट से डिफरेंट कैसे है. तो आप कितने भी पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स बता सकते हो, पर आप इसमें ये लिख दो कि रूरल एरिया में लोग ज्यादा कनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं. शहरों में ऐसा नहीं होता, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं और एक दूसरे के बारे में अक्सर ज्यादा नहीं जानते. टाउन एक्ट एज नोड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जस्टिफाई दी स्टेटमेंट. टाउन इकोनॉमिक ग्रोथ का नोड कैसे है. टाउन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं. अक्सर टाउन और गांव आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और टाउन के लोग रूरल एरिया से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं अपने काम के लिए. नेक्स्ट, सोशल रिलेशनशिप. रूरल एरिया और अर्बन एरिया के सोशल रिलेशन में क्या फर्क है. ठीक है, तो इसमें आप अगेन ये समझा सकते हो कि रूरल एरिया और कनेक्टेड होता है, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं. पर शहरों में अक्सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड होती है या लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. नेक्स्ट, ये भी एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ही है. आपको एक मैप दे रखा है और फिर ये 3 क्वेश्चंस पूछे हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये रेलवे लाइन पहचानो, है ना. तो ये क्या है, ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे रोड है. फिर पूछा ये कौन से कंट्री में है, तो ये रशिया में है. फिर आपसे पूछा है कि ये जो 2 स्टेशन है ए और बी, इनका नाम बता दो. तो ये 2 स्टेशन क्या है बच्चों, एक तो चीता है और एक ये अंग्रास्क है. ठीक है, और इनका इंपॉर्टेंस भी पूछा गया इस क्वेश्चन में. तो आप बताओ कि इस रास्ते में जो रूट है ये कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट रूट है. इनमें से एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फर सेंटर है, अलग अलग इलाके एग्रीकल्चर के लिए एग्रो सेंटर्स हैं. तो ये इंपॉर्टेंस है ऐसे इन अलग अलग इलाकों का. नेक्स्ट, आपको रूर कोलफील्ड के बारे में बता रखा है इस पैराग्राफ में. अगेन आप लोग आराम से पॉज करके इसे रीड कर सकते हो, है ना. फिलहाल अभी हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी का जो रूर रीजन है उसका इंपॉर्टेंस क्या है. तो आप क्या बोलोगे, रूर रीजन जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन रहा है. कोल, आयरन एंड स्टील का तो बेस रहा है ये इलाका, है ना. बट एज द डिमांड, जैसे जैसे कोल का डिमांड खत्म होता गया, कम होता गया, वैसे वैसे यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी कम होती चली गई. ठीक है, तो आप ये बता सकते हो. नेक्स्ट, मेंशन 2 प्रॉब्लम्स. इस इलाके के 2 प्रॉब्लम्स आपको बताने हैं. तो आप क्या कहोगे, कोल का डिमांड कम होने लगा तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी कम होने लगी, है ना. और यहाँ पर जो जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर भयंकर पोल्यूशन करती हैं और वेस्ट डिस्पोजल ठीक तरीके से नहीं करती. नेक्स्ट, व्हाट हाउ हैज द न्यू रूर लैंडस्केप इमर्ज्ड. नया रूर लैंडस्केप कैसे इमर्ज हुआ है. As a result of more focus on concentration of new industries like the huge Opel car assembly plant, new chemical plant, university, out of town shopping centers have appeared. न्यू रूर लैंडस्केप मतलब आज के टाइम पे रूर इलाके में नई इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करा जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, शॉपिंग सेंटर्स आ रहे हैं और कुछ नए नए इंडस्ट्रीज भी आ रहे हैं. तो ऐसे इस एरिया को न्यू रूर कहा जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपका मैप है, इसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे हैं. आपसे पूछा है ये कौन सा वाटरवे दिखाया गया. तो देखो गल्फ ऑफ स्विज लिखा है यहाँ पर भी स्विज लिखा है. तो ये क्या है, ये स्विज कैनाल है.
ए और बी कौन से पॉइंट है? ये रहा ए और ये रहा बी। ये कौन से पॉइंट है? ये पोर्ट सेड और पोर्ट स्विज है। नेक्स्ट, इस रूट का लेंथ क्या है? इस रूट का लेंथ है 160 किलोमीटर। इजी, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपको एक छोटू सा मैप दे दिया और उसके आधार पर क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, आप चाहो तो पॉज करके रीड कर लो आराम से, या मेरे साथ साथ रीड कर लो। Basic industry or key industry supply their products to other industry as raw material for these industries so that other goods can be produced. Some example of basic industry are iron and steel industry, copper smelting, aluminium smelting, etc. The iron and steel industry provides steel as a raw material to other industry like automobile industry. Basic industries are the industries that provide other industry with raw material so that they can operate and produce other products. बेसिक इंडस्ट्री के बारे में एक पैराग्राफ हमें दे रखा। पहला क्वेश्चन क्या है? बेसिक इंडस्ट्री का मतलब क्या है? तो आप यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हो। बेसिक इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बनाकर देती हैं ताकि दूसरी इंडस्ट्री अपना सामान बना पाए। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, या आयरन और स्टील बनाकर दे देते हैं बाकी कंपनीज को, और बाकी कंपनीज उसे यूज करके अलग अलग सामान बनाते हैं। नेक्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ बेसिक एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक और कंज्यूमर इंडस्ट्री के 2 एग्जाम्पल आपसे पूछे हैं। बेसिक के तो यहाँ पे दे रखे हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये सब। कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होता है? कोई भी एक ऐसा इंडस्ट्री जो कोई ऐसा सामान बनाए जिसे डायरेक्टली कंज्यूमर ही यूज करेगा। जैसे नॉर्मली आप इसमें कुछ भी खाने के सामान का एग्जाम्पल दे सकते हो, बिस्किट हो गया, ठीक है, नूडल्स हो गए, या फिर और क्या बोल सकते हो आप, सोप। अगर कोई इंडस्ट्री सोप बना रहा है तो ये सब डायरेक्टली कंज्यूमर्स ही यूज करते हैं, ये किसी और के लिए रॉ मटेरियल नहीं है। नेक्स्ट, व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक इंडस्ट्री? आयरन और स्टील को एक बेसिक इंडस्ट्री क्यों माना जाता है? यहां से लेकर यहां तक आयरन और स्टील इंडस्ट्री बाकी कंपनीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है जिसे यूज करके बाकी कंपनीज अपना सामान बनाती हैं। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, और जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को स्टील दिया या आयरन दिया, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसे यूज करके मान लो कार बनाएगी, बाइक बनाएगी, या जो भी बनाएगी। तो इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये अपना सामान दूसरे कंपनी को दे देते हैं ताकि वो उसे रॉ मटेरियल की तरह यूज कर पाए। ठीक है, बाकी यहां पर आपको डिटेल्ड आंसर भी मिल जाएगा। ओके, जो मैंने बोला वही सेम लिखा है यहाँ पे, एक एक लाइन में रिटर्न आंसर भी यहाँ पर है। नेक्स्ट, अगेन एक इमेज दे रखी है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि ये मैप में क्या दिखाया जा रहा है, ये कौन सा वाटरवे या क्या शो करा जा रहा है? तो ये पनामा कैनाल दिखाया गया इस मैप में। फिर आपसे पूछा है कि यहाँ पर ए और बी जो लिखा है वो क्या है? तो ए कोलोन है और बी पनामा है। फिर आपसे पूछा है इस रूट का लेंथ क्या है? लेंथ कितना है? 72 किलोमीटर है पनामा कैनाल का लेंथ। नेक्स्ट, हाई टेक्नोलॉजी के बारे में एक पैराग्राफ है। मैं थोड़ा साइड हट रही हूँ, आप लोग चाहो तो यहाँ पर इसे पॉज करके रीड कर सकते हो, या फिर मेरे साथ साथ भी रीड कर सकते हो। हाई टेक्नोलॉजी और सिंपली हाई टेक इज लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. It is best understood as the application of intensive research and development efforts leading to manufacture of products of an advanced scientific and engineering character. Professional workers make up large share of the total workforce. These highly skilled specialists greatly outnumber the actual production workers. Robotics on the assembly line, computer-aided design and manufacturing, electronic control of smelting and refining, and constant development of new chemical and pharmaceutical products are notable examples of high-tech industry. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हाईटेक इंडस्ट्री का क्या मतलब है? ये लेटेस्ट जेनरेशन इंडस्ट्री है ना, और
ये जो इंडस्ट्रीज हैं इसमें जनरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड काम बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर एडवांस्ड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग मेथड्स को यूज करा जाता है। यहाँ पर व्हाइट कॉलर वर्कर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। हाईटेक इंडस्ट्री के कोई 2 एग्जाम्पल बता दो, तो आप कंप्यूटर इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री ये 2 एग्जाम्पल दे सकते हो। वाई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आर इंपॉर्टेंट? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इस टाइप की इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगा तो ही यहाँ पर हाई टेक आ पाएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ पाएगी और यहाँ का काम और अच्छे से हो पाएगा। तो अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आएगा तो यहाँ पर और मॉडर्न तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी, क्वालिटी बढ़ेगा हमारे प्रोडक्ट का, हम लोग पोल्यूशन को भी कम कर पाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ा पाएंगे। इसी के साथ बच्चों मैंने आपको काफी सारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करा दिए हैं एंड अब आपको थोड़ा इतने क्वेश्चंस करने के बाद थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना है। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। जनरली सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर एनसीईआरटी से ही आता है, पैराग्राफ भी एनसीईआरटी रिलेटेड ही होता है, पर जल्दबाजी में ये मत करना कि तुमने पैराग्राफ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और तुम डायरेक्टली क्वेश्चन में कूद गए। जनरली सोर्स में जो लाइन लिखा होता है हमारे टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन्हीं लाइनों को लिखें आंसर में, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सोर्स को पढ़ो। मैप की नॉलेज और जो भी बुक में ग्राफ दे रखे हैं उन ग्राफ का बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होना जरूरी है ताकि हम सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को कर पाए। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आने ही आने हैं तो उनकी प्रैक्टिस कर कर जाना है ना। इस क्लास में मैंने पीवाईक्यू और सैंपल पेपर के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस मिक्स कर दिए हैं, बाकी आप और भी पीवाईक्यू के सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिली कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। अगर सेशन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शो योर लव एंड सपोर्ट इन द कमेंट सेक्शन। अब हम मिलेंगे कल शाम को 6 बजे। कल शाम को 6 बजे हमारा मैराथन है, हम पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक ही क्लास में करके खत्म कर देंगे, ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज को। तो मिस नहीं करना, शाम को 6 बजे सब लोग टाइम से पहुंच जाना। डन? ओके बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।